हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मेथड ट्रिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडिटोरिया द्वारा प्रकाशित बिहार तथ्य संग्रह के बुक से हम बिहार के इतिहास से संबंधित प्रमुख पॉइंट को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बिहार एक परिचय के रूप में एक जो इसमें प्रकाशित जो बिहार से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस बुक के अध्याय नंबर 2 को पढ़ेंगे जो कि बिहार के इतिहास से संबंधित है। और उसमें जो है हम सबसे पहले जो है बिहार के जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो बिहार के प्राचीन इतिहास से पढ़ने से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और उसको हम एक डिवीज़न के रूप में देख लेते हैं। तो इसमें जो है हम सबसे पहले पाषाण काल को पढ़ेंगे और उसके बाद वैदिक काल और जो उसके बाद जो है हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे। और ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाने वाला सेक्शन है, वैदिक काल और महाजनपद काल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मौर्य और गुप्त वंश से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उससे जो मेन पॉइंट है उसको देखेंगे। ठीक है, और अंतिम में जो हम बात करेंगे बौद्ध और जैन धर्म से, जो कि हमारे एग्ज़ाम में एक फेवरेट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में ये आना संभव है। ठीक है, तो अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो, बीएसएससी हो या बीएसएससी सीजीएल हो, यानी बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में इस बुक द्वारा प्रकाशित हर एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो हम इस वीडियो फॉर्मेट में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मार्केट से ये बुक परचेस कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते दामों में ये मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वीडियो फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम जो प्राचीन इतिहास के क्रम में जो हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम स्रोत के संबंधित जो स्रोत हैं उनको हम जानकारी ले लेते हैं कि जो प्राचीन इतिहास से संबंधित जो स्रोत हैं उनको हम देख लेते हैं। तो स्रोत के दो आधार होते हैं, एक तो साहित्य होता है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में जो है हमारे दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है और एक पुरातात्विक स्रोत है। तो अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो बिहार में जो है पूर्व ऐतिहासिक युग में जो है मुंगेर, चिरांद जो कि इस समय सारण में पड़ता है, चेचर, आज के वर्तमान की बात करें तो वैशाली और मनेर यानी कि वर्तमान समय में पटना, और सोनपुर वर्तमान समय में सारण से जो है ताम्र प्रस्तर वस्तुएं जो हैं और मृद भांड जो है हमें प्राप्त हुए हैं, जो है मृदभांड वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो देख लीजिए फिर से दोबारा कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, मुंगेर, चिरांद, मनेर और चेचर जो कि वैशाली है, सोनपुर से जो है ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और जो है मौर्यकालीन जो है अभिलेख भी हमारे बिहार से प्राप्त हुए हैं। से लौरिया नंदनगढ़ से हमें प्राप्त हुए हैं और लौरिया अरेराज से प्राप्त हुए हैं और रामपुरवा आदि से हमें ये जो है अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो है बराबर की गुफाओं से राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और विक्रमाशिला से जो है स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर खुदाई की बात करें, खुदाई से जो है सिक्के, मनके और मूर्तियां जो है प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमें बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें अब कि साहित्यिक स्रोत क्या है जो हमारे बिहार के प्राचीन इतिहास से हमें जानकारियाँ देंगे, तो वो उसमें जो है प्रमुख स्रोत में जो है हम रामायण है, महाभारत, पुराण और बौद्ध रचनाएं जो है अगुंतर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, ये जो है बौद्ध रचनाएं हैं जो कि हमें बिहार के प्राचीन इतिहास के प्रमुख जानकारियां प्रदान करते हैं। अगर हम जैन संप्रदाय से संबंधित जो साहित्यिक स्रोत है उससे बात करें तो वो जो है भगवती सूत्र है। ठीक है, जो कि एक प्रमुख साहित्यिक स्रोतों में इन सभी को माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है जो विदेश से यात्री आए हैं उन्होंने भी विवरण दिए हैं कुछ, तो उसमें जो है मेगास्थनीज जो है उनकी इंडिका से हमें जानकारी मिलती है और फायान, इतसिंह
और हेनसांग, ये सब जो है चीनी यात्री बिहार में भ्रमण के लिए आए थे, तो उनके द्वारा भी हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और स्थानीय लेखक के जो विवरण से हमें प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है, ये आप सभी ने देखा। तो जो साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है, इन दोनों से हमें बिहार के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने प्राचीन इतिहास के उस क्रम में जिसमें जो है पाषाण काल जो है पहला क्रम है हमारा होता है। तो इस काल के जो मानव थे वो जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, क्योंकि ये पाषाण काल है तो इसमें जो है इनके जीवन का जो मुख्य आधार था वो था आखेटक और खाद्य संग्राहक। ठीक है, अगर हम बात करें बिहार के दक्षिण बिहार की, जिसमें जो है मुंगेर और नालंदा ज़िला है, उसमें बड़े बड़े जो है खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी जो है बरामद हुए हैं, यानी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में मुंगेर और नालंदा से। ये जो है लगभग जो है इनका जो वर्ष माना गया है वो 1 लाख ईसा पूर्व के माने गए हैं, 1 लाख ईसा पूर्व के। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में जो है मानव जो है आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालक था। देखिए, जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो था सिर्फ आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे, लेकिन धीरे धीरे विकास के साथ मध्य पाषाण काल में जो है वो पशु भी चराना या पशुपालन करने का जो वो है वो भी उनके चलन में आ गया था, तो वो पशुपालक भी थे। और मानव द्वारा जो है पहला जो पशु पाला था उन्होंने, वो जो है कुत्ते को माना जाता है, यानी कुत्ता जो है पशुओं में सबसे पहला पशुपालक था। ठीक है, दक्षिण में अगर मुंगेर की बात करें तो जो छोटे आकार के तेज धार वाले औजार वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, औजार जो है पाषाण काल में भी प्राप्त हुए थे और मध्य पाषाण काल में भी प्राप्त हुए हैं। वहाँ जो है पत्थर के और यहाँ जो है तेज धारदार औजार प्राप्त हुए हैं। और इनके जो अवशेष हैं मतलब कि, तो ये जो है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के बताए जाते हैं। इनका जो समय अवधि है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में और रिवीजन नोट से ये तैयार किया गया है और हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आइए हम बात करते हैं अब नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल में जो है मानव जो है खाद्य उत्पादक हो गया, खाद्य को उत्पाद करने लगा और मानव बस्तियां बनाकर जो है निवास करने लगा। ये नव पाषाण काल में हमें जानकारी मिलती है। नव पाषाण काल की बात करें तो जो बिहार का जो मैदानी भागों से जो है, जो बिहार का मैदानी भाग है उससे जो है हमें चिरांद यानी सारण आज के वर्तमान समय में, और वैशाली, चेचर और पटना, मनेर और सनुआर यानी रोहतास से जो है हमें पत्थर और हड्डियों के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान देना। तो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि पत्थर और हड्डियों के औजार हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और अब क्वेश्चन जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है कि पत्थर और औजार के जो हमें प्राप्त हुए हैं इनमें से कौन नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चन जो है अब आयोग का जो है फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा। कैमूर की पहाड़ियों और नवादा और जमुई की गुफाओं से जो है चित्र बरामद हुए हैं, और इतिहास को समझने के लिए चित्र जो है बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये इसका जो समय काल है वो 2500 ईसा पूर्व बताया जाता है, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन काल के बीच में एक जो है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का मतलब ये हुआ कि जो है तांबे की इनको जो है जानकारी हो गई थी। तो चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि में जो है ताम्र पाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं बिहार के। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। इस काल में जो हम बात करें तो पत्थर के औजार के अतिरिक्त जो है ताम्र उपयोग के प्रमाण भी हमें मिले हैं। हमने जैसा बताया कि इस समय के जो लोग थे उनको जो है ताम्र यानी तांबा की जानकारी हो गई थी, तो उसके प्रयोग के जो है प्रमाण मिले हैं, और इसका जो काल बताया जा रहा है वो 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने प्राचीन इतिहास से संबंधित जो काल है, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण और छोटे छोटे जो पॉइंट है उनको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की।
ठीक है, और हमारे एग्जाम में वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल, तो वैदिक काल की स्थापना जो है आर्यों द्वारा की गई थी। आर्यों द्वारा जो है वैदिक काल की स्थापना की गई थी, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास जो है वेदों पर आधारित है। जो हमारे 4 वेद हैं उन पे आधारित है इस सभ्यता का इतिहास। ठीक है, वैदिक सभ्यता में 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो जो पूर्व वैदिक काल है उसका समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल को जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व की ओर बताया जाता है। अगर पूर्व वैदिक काल की बात करें तो जो ये है ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार जो है बिहार क्षेत्र में नहीं था। ठीक है, अगर पूर्व वैदिक काल की बात करें यानी कि ऋग वैदिक सभ्यता का, तो उसका विस्तार जो है बिहार क्षेत्र में नहीं था। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो है गंडक नदी के तट पर यानी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश हो चुका था। तो ये पॉइंट जो है आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस क्रम में अगर हम बात करें तो जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की जो प्रथम चर्चा मिली है वो जो है शतपथ ब्राह्मण से मिली है। शतपथ ब्राह्मण में भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा मिली है, जो कि 800 ईसा पूर्व की रचना बताई जाती है। ठीक है, इसमें जो है बिहार के विदेह रूप में जो विदेह है उसके रूप में की गई है, जो कि तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र है विदेह, उसकी चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में मिली है। ऋग्वेद में जो है बिहार के कीकट और व्रात्य शब्द को संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में बिहार को जो है कीकट एवं व्रात्य शब्द को जो है संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण जो है उसमें जो है कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है वो तो वराह पुराण पढ़ने के बाद पता चलेगा। फिलहाल हमारे एग्जाम पॉइंट से ये जो है हमें ध्यान देना है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल जो है इसमें जो है अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है हमारे बिहार क्षेत्र में थे। 16 महाजनपद में 3 जनपद जो है हमारे बिहार क्षेत्र में थे। ठीक है, वज्जी यानी कि लिच्छवी, ठीक है, जिसकी राजधानी जो है लिच्छवी थी, और ये वर्तमान समय में वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जो है कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट महाजनपद जो है वो मगध है, और मगध वर्तमान की बात करें तो पटना, नालंदा और गया ये क्षेत्र जो है ये है मगध साम्राज्य कहा जाता था। नेक्स्ट है अंग, तो अंग जो है तीसरा महाजनपद है। वर्तमान समय में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आप जो देख रहे हैं वो अंग महाजनपद कहलाया जाता था। ठीक है, तो आइए हम उसको कुछ विस्तार से समझते हैं। तो जो वज्जी जो है वो 8 संघों का एक संघ था। जैसे आज के समय भारत जो है राज्यों का संघ है, उसी प्रकार जो है वज्जी जो है 8 राज्यों के संघ के था। ठीक है, वो संघ कौन था? वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, इन 8 संघों का राज्य था वज्जी। ठीक है, इस संघ में जो है 8 जनपद थे आपने देखा, और वज्जी संघ जो है इसमें सबसे प्रसिद्ध था। जो वज्जी संघ में जो सबसे प्रसिद्ध था वो था लिच्छवी जनपद। ठीक है, लिच्छवी जनपद की वैशाली जो है राजधानी थी, और वैशाली नगर की स्थापना जो है राजा विशाल ने कराया था। राजा विशाल ने जो है वैशाली की स्थापना कराया था। लिच्छवी के अतिरिक्त जो है मिथिला के विदेह और कुंडग्राम जात्रिक वज्जी संघ का प्रमुख जनपद माना जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें वज्जी या फिर जो लिच्छवी है वो विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा वहाँ दी जाती है। विश्व का जो प्रथम गणतंत्र है वो लिच्छवी में ही उद्भव हुआ था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए अब हम मगध साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं, यानी मगध महाजनपद की ओर। तो मगध जो है राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक तीनों कारणों से बहुत ही
सभी जनपदों में जो है सबसे शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है गिरिवर्ज थी, यानी कि आज के वर्तमान में राजगीर, यानी उससे पहले राजगृह कहा जाता था। ये जो है 5 पहाड़ियों के से जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, 5 पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था और मगध का जो विस्तार है वो पटना से गया क्षेत्र तक फैला हुआ था। ये बात आपको ध्यान देना है। मगध एवं अंग जो है महाजनपद का वर्णन जो है हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मगध और अंग जो है महाजनपद सर्वप्रथम कहाँ हमें वर्णन मिलता है, तो वो जो है अथर्ववेद मिलता है। तो इस पॉइंट के साथ आप ध्यान रखिए। आइए अब हम बात करते हैं अंग महाजनपद की ओर। तो धीरे धीरे देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको जानकारी मिल रही है, तो वीडियो जो है अपने किसी दोस्त, संगी, दोस्त या ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो बिहार से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यह लाभ मिल सके। ठीक है, आइए बात करते हैं अंगद महाजनपद की। अंगद महाजनपद जो है इसका जो विस्तार है, यानी इसका क्षेत्र जो हमने बताया वो भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। तो ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं राजधानी, तो इसको आप ध्यान रखिए। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। अंग का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को ही हराकर जो है मगध शासक जो बिंबिसार था, जिनने जो है अंग को अपने मगध में मिला लिया था। तो ये बात आपको ध्यान देना है। ऐसा कौन था? तो ब्रह्मदत्त था। और ब्रह्मदत्त को किसने हराया? बिंबिसार ने। और उसके बाद जो अंग को जो मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश, क्योंकि मगध से संबंधित हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मगध जो है, मगध की स्थापना जो है बृहदत्त ने की थी। किसने की थी? बृहदत्त ने। बृहदत्त का जो पुत्र है जरासंध, इस वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था, जरासंध। ठीक है, जरासंध को जो है भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। द्वंद्व युद्ध में जो है पराजित किया था और उसके बाद उसका वध किया। इसका वर्णन जो है हमें महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है हमने बताया वो राजगीर है, जो ठीक है वो जो कि है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, मगध जो है एक बहुत ही उर्वर भूमि है। यहाँ जो है नदियों की उपलब्धता और खनिज और वन संसाधन की उपलब्धता के कारण ये आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ जो है का जो वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो रिपुंजय हुआ, रिपुंजय। ठीक है, अब हम बात करते हैं हर्यक वंश की। ठीक है, हर्यक वंश का जो काल है वो है 544 से 412 ईसा पूर्व, यानी BC। ठीक है, इसकी स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी 444 ईस्वी में, और बिंबिसार को जो है मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो है बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है विवाह नीति द्वारा जो है साम्राज्य का विस्तार को जो है प्रश्रय दिया था, विवाह नीति द्वारा। उसकी जो पहली पत्नी कौशल देवी थी वो कौशल राजकुमारी थी, कौशल राज्य की राजकुमारी थी। और इस विवाह से उसे जो है दहेज में जो है काशी जो क्षेत्र है वो दहेज के रूप में मिला था। ठीक है, अगर हम बात करें उसकी दूसरी पत्नी की, तो उसकी दूसरी पत्नी थी चिलन्ना। ठीक है, वो जो है लिच्छवी के जो राजा थे, उसकी लिच्छवी के राजा चेटक की जो है वो पुत्री थी, तो उसने जो है उससे विवाह किया था। और उसकी तीसरी पत्नी जो थी वो क्षेमा थी, वो पंजाब के मद्र राजकुमारी थी। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान देना है। तो ये जो है विवाह नीति से अपने साम्राज्य को विस्तार करने का इसको क्रेडिट जाता है। अगर हम बात करें बिंबिसार ने जो है अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाए। ठीक है, अवंती के शासक किसके साथ? चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाए। ठीक है, बिंबिसार ने चंड प्रघोत के उपचार के लिए जो है एक राज्य वैद्य जीवक को भेजा था उसके दरबार में। ये जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिंबिसार की जो है हत्या हो गई थी 492 ईस्वी में, और हत्या करने वाला कौन था? उसका ही पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु उसका ही पुत्र था और उसकी हत्या करके जो है
उसकी हत्या कर दी थी 492 ईसा पूर्व में। और अजातशत्रु ने जो है 492 से 460 ईस्वी में शासन किया। और बिंबिसार के बाद जो है हर्यक वंश का वो शासक बन गया। ठीक है। और उसका जो वास्तविक नाम है वो कुड़िक बताया जाता है। उसका वास्तविक नाम जो है कुड़िक। ये बात आपको ध्यान देना है। जो है बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के बाद जो है कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। जैसे काशी उसको क्या है दहेज में मिला था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो जो है अपने क्षेत्र को वापस ले लिया, जिस कारण जो है प्रसेनजीत के साथ संघर्ष हुआ अजातशत्रु से। और अंततः जो है अजातशत्रु ने जो है प्रसेनजीत को पराजित करके काशी को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो फाइनली जो है काशी अजातशत्रु के अधिकार क्षेत्र में आ गई। और बाद में जो है अजातशत्रु का विवाह जो है प्रसेनजीत की पुत्री जो वजीरा थी उससे हो गया। ठीक है। अजातशत्रु ने जो है वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया। ये भी ध्यान दीजिए, अजातशत्रु जो है एक मल्लों और वज्जी को पराजित किया। अजातशत्रु जो है प्रारंभ में तो जो जैन धर्म को फॉलो करता था, यानी जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में है जो उसकी रुचि है वो बौद्ध धर्म की ओर होने लगा। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसकी रुचि बौद्ध धर्म की ओर हो गई। अजातशत्रु ने जो है 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध सभा की प्रथम संगीति करवाया, उसका आयोजन करवाया, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। और सिंगल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जैसा खेत में बोओगे वैसा फल पाओगे। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, तो इसके बेटे ने भी इसकी हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। उदयन या उदयन जो था अपने राजधानी राजगीर से जो है वो पाटलिपुत्र ले आता है, जो कि गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर जो है स्थानांतरित कर लेता है। ठीक है। तो भैया जैसा बोओगे वैसा पाओगे, इसमें साबित हो जाता है। ठीक है। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक जो था इस वंश का अंतिम शासक था। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश की जगह जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश ने जो है अपनी वैशाली को है राजधानी बनाया। और शिशुनाग अवंती का राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में शामिल कर लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशंबी को भी मगध में शामिल कर लिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। और साथ साथ में अगर आपको कुछ पॉइंट लगता है कि नोट करने लायक है तो उसको आप किसी कॉपी में नोट भी करते रहिए। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद जो है कालाशोक मगध का शासक बना। कौन है? उसकी मृत्यु के बाद कालाशोक शासक बना। और पुराणों में उसे जो है काकवर्ण कहा गया है। ठीक है। कालाशोक के समय जो है मगध की राजधानी पुनः जो है पाटलिपुत्र आ गई, जो कि उदयन ने पाटलिपुत्र में किया था राजधानी ना। तो कालाशोक जो है 383 ईस्वी में जो है बौद्ध की दूसरी संहति जो है आयोजन किया। कहाँ किया था? तो वो वैशाली में किया गया था। ठीक है। कालाशोक की मृत्यु के बाद कि उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। और शिशुनाग वंश जो है कि जो अंतिम शासक था वो है नंदीवर्धन। और इस प्रकार जो है शिशुनाग का वंश का अंतिम चरण आ जाता है। अब इसके बाद जो है समय आता है नंद वंश। तो नंद वंश का जो काल है 344 से 331 ईसा पूर्व है। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं महापद्मनंद, जो कि 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त करने के बाद नंद वंश की स्थापना करते हैं। और ये जो है महापद्मनंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि को धारण किया था। एक राट और एक छत्र की उपाधि को धारण किया। और पाली ग्रंथों में जो है महापद्मनंद को उग्रसेन के रूप में बताया गया है। उग्रसेन के रूप में। पुराणों में उसे जो है परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है महापद्मनंद को।
तो इस प्रकार जो है नंद वंश की ओर हम बढ़ रहे हैं और आप लोग इस वीडियो में बने रहें। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पद्मनंद ने जो है पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंद और मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक जो है मगध काल का सर्वाधिक विस्तार जो है महापद्मनंद ने ही किया था और उसके काल में ही हुआ था, ठीक है। व्याकरण के जो महान विद्वान हैं पाणिनि जो है वो महापद्मनंद के समकालीन है। तो ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो लेखक और विद्वान हुए हैं किस शासक के समकालीन है, तो आपको ये ध्यान देना है महाविद्वान पाणिनि जो है महापद्मनंद के समकालीन थे, ठीक है। इस वंश का अगर हम अंतिम शासक जो बात करें वो घनानंद था। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था लगभग 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश आर्थिक और सैन्य रूप से इतना संपन्न था और कि सैन्य शक्ति के डर से जो है सिकंदर जो है व्यास नदी के पार जाने से डर गया और वो जो है वहीं से भाग गया, ठीक है। तो इस प्रकार नंद वंश बहुत ही मजबूत शासक था। लेकिन वहीं घनानंद जो है बहुत ही अहंकारी था और ब्राह्मण का जो है वो बहुत अपमान करता था। उसी में एक विद्वान ब्राह्मण थे चाणक्य, ठीक है। तो चाणक्य का जो है उसने अपमान किया और चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। क्योंकि आप अपने गुरु की निंदा करेंगे और उसका जो अपमान करेंगे तो गुरु जो है आपका निर्माता होता है। अगर आप उसे नाराज़ करेंगे तो आपको जो है अगर वो निर्माण कर सकता है तो ध्वंस भी कर सकता है। तो इस प्रकार घनानंद का ध्वंस हो गया, यानी कि पराजय हुई और नंद वंश का पतन होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना हो गई 321 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है नंद वंश खत्म होता है। अब हमारी जो क्रम आता है वो मौर्य वंश का आता है और मौर्य वंश हमारे इतिहास में एक ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो फिर आइए हम अपने मौर्य वंश की ओर बढ़ते हैं और मौर्य वंश के जो हमने बताया कि जो प्रथम या मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उनका कार्यकाल जो है 321 से 298 ईसा पूर्व का है। चंद्रगुप्त को जो है सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस जो थे उनके रूप में उनकी पुष्टि हुई है। अब पुष्टि करने के लिए जो पुष्टि जिन्होंने किया वो हैं विलियम जोन्स। उनको जो है सेंड्रोकोटस के रूप में उनको पहचाना गया है, ठीक है। और ये जो है उनको पहचान किसने दी थी? जस्टिन एवं ट्रेवो ने दी थी और इसकी पुष्टि जो है विलियम जोन्स ने की है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है, एंड्रोकोटस के रूप में जो है चिन्हित किया है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान से संबंधित ये 2 पॉइंट थे जो हमने देखा। अब हम बात करते हैं जो चंद्रगुप्त थे उनके जो गुरु जो चाणक्य थे। जैसा कि हमने बताया कि इन्हीं को जो चाणक्य का अपमान किया था उसी के रूप में जो है चंद्रगुप्त ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। यानी चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो चाणक्य थे और उन्हीं की सहायता से जो है चंद्रगुप्त ने नंद वंश का जो है समाप्त किया और 321 ईस्वी में जो है 321 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी जो सेल्यूकस निकेटर था उसके साथ युद्ध करता है और युद्ध के पश्चात जो है संधि कर लेता है, जिससे जो है चंद्रगुप्त को काबुल, गांधार, मकरान और हेरात क्षेत्र पर जो है प्राप्त हो जाता है। ये जो क्षेत्र हैं चंद्रगुप्त को प्राप्त हो जाते हैं। बदले में जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो है उपहार के रूप में देता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम इस क्रम में। युद्ध के पश्चात जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है विवाह जो है यूनानी राजकुमारी हेलेन
कर्नेलिया से जो है कर लेता है, जो कि सेलूकस की पुत्री रहती है। ठीक है, सेलूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत जो है मेगास्थनीज को भेजा था। अब मेगास्थनीज का जो रचना है वो इंडिका है। ये जो है आप ध्यान रखिए, इंडिका, मेगास्थनीज का जो रचना है वो इंडिका है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का जो विस्तार है, अगर उसके कार्यक्षेत्र की बात करते हैं तो जो है हिंदू कुश पर्वत ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। इतना बड़ा साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जो है मगध जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। मगध में 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ा था और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी त्याग कर जो है श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। ये भी आपको एक बात नोटिस करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानता था और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपासना की पद्धति यानी जिसे संलेखना कहा जाता है यानी जैन धर्म में, उस पद्धति से जो है उसने अपने प्राण को त्याग दिए। इसमें क्या होता है कि उपवास की विधि है कि लोग उपवास होकर अपने प्राण को त्याग देते हैं। इस विधि को जो है जैन धर्म में संलेखना की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार का काल आता है। इसका काल 298 से 272 ईसा पूर्व रहता है। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी के रूप में शासन करता है और उसे अमृत घात या सिंहसेन जैसे नामों से जाना जाता है या नाम दिया जाता है। ट्रेवो के अनुसार बात करें तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने जो है डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। जैसे आज के समय भी देश के जो राजदूत हैं अपने अलग अलग देशों में राजदूत के रूप में जाते हैं। ठीक है, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उसका पुत्र जो अशोक था उसको भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय। ठीक है, अब हम उसके पुत्र अशोक के काल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, क्योंकि अशोक का काल हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद जो है अशोक जो है मौर्य वंश की गद्दी पर बैठता है और इससे जो है पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। जब वो गद्दी पर बैठता है तो वो उस समय जो है उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। पुराणों में जो है अशोक को जो है अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोकवर्धन मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में जो है अशोक कहा गया है। मास्की और गुर्जरा के अभिलेख में जो है उसे अशोक कहा गया है। सिंगल अनुश्रुतियों यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बात करें तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, तो ये 99 भाई की हत्या करने के बाद जो है गद्दी प्राप्त की थी, ये जो है सिंगल अनुश्रुतियों से पता चला। ऐसा अन्य कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष जो है कलिंग युद्ध किया था यानी 261 ईस्वी में, और कलिंग को जो है अब मगध में शामिल कर लिया। ठीक है, कलिंग को जो है मगध में शामिल कर लिया और कलिंग युद्ध को जो है उसका जो 13वां शिलालेख में है उसमें वर्णन मिलता है। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, कलिंग युद्ध वही युद्ध है जो है उसने इस युद्ध के नरसंहार को देखकर उसका हृदय प्रवर्तित हो गया था और उसके बाद जो है उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उससे पूर्व जो है वो शैव धर्म को मानता था। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें जो दिव्यावधान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और अशोक के शासनकाल के जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं उनको आइए हम देख लेते हैं। तो वो जो है
हमने देखा कि 9वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, कलिंग का युद्ध किया था। 10वें वर्ष जो है उन्होंने बोध गया की यात्रा की, बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, और वहाँ की यात्रा की। और 12वें वर्ष जो है निगाली सागर की यात्रा की। और 13वें वर्ष धम्म का शिलालेखों में अंकन है, ऐसा प्राप्त होता है। और 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति करता है। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है। ठीक है। और इसी वर्ष जो है उसने अशोक ने जो है कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है अशोक से संबंधित पॉइंट है। फिर आगे की ओर अगर हम देखते हैं तो आगे देखते हैं कि हमारे और भी जो पॉइंट है अशोक से संबंधित उनको देख लेते हैं। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और अशोक के काल में ही जो बौद्ध की तीसरी संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में करवाया था। और अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। और उसकी मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व में हो गई। और अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया अलग अलग काल में। और ये उत्तराधिकारी कौन थे, उन 10 उत्तराधिकारियों को देख लेते हैं। उन 10 उत्तराधिकारी में जो सबसे अंतिम उत्तराधिकारी था वो था बृहद्रथ। ठीक है। तो 10 कौन थे, कुरान, वंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देवधारमन और शतधनुष। अंतिम बृहद्रथ। मौर्य काल का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उस वंश का जो शासनकाल 137 वर्ष तक था। मौर्य वंश का शासनकाल जो है 137 वर्ष तक चला। ठीक है। इसके बाद जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है उससे संबंधित जो प्रमुख बिंदु है उसको हम देख लेते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी नामक यानी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी आज के वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है। वो जो थे शाक्य मुनि से संबंधित थे। और लाइट ऑफ एशिया पुंज के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया पुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, और उनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, और उनकी माता जो थी महामाया देवी थी। तो ये जो इनिशियल जानकारी है महात्मा बुद्ध से वो आप सभी को याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और उसकी जो सौतेली माँ थी यानी कि उनकी मौसी जो थी उनका नाम जो है प्रजापति गौतमी था। और उनका विवाह जो है यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु में हो गया था। और उनको एक पुत्र था, उनका एक पुत्र का नाम जो है राहुल था। और जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो वो पुत्र जो है 4 दृश्यों के साथ गृह को त्यागा था। वो जो था बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों को उन्होंने देखकर ही गृह त्याग का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन चारों में जो है सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है वो एक सन्यासी व्यक्ति है। ठीक है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग दिया था और संसार जो है छोड़कर सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ गए थे। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध के रूप में कहा जाने लगा। उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा को जो है पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी फाल्गु जो कि बिहार में पड़ता है, गया जिले में वहाँ पे एक बोध गया है, वहाँ पे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार जो है सिद्धार्थ जो है आगे चलकर बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध धर्म में जो है 4 आर्य सत्य हैं। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं इन 4 आर्य सत्यों को मानते हैं। दुख जो है, संसार जो है दुखमय है उनका मानना है, और दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण तृष्णा है। ठीक है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, और क्या मार्ग होगा, तो
जो बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। तो दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग जो है आवश्यक है। ठीक है, तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जो वो 8 अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं वो इसमें हम देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के 8 अष्टांगिक मार्ग जो हैं, पहला सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं वो दुख निरोध के मार्ग हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है 3 जो है बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न भी है। वो त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, क्वेश्चन के भी जो फॉर्मेट है हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम आते हैं। तो इस प्राचीन इतिहास के लेक्चर के बाद जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्वेश्चन से संबंधित ही आएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल बेल आइकन होता है उसको भी ऑन कर लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया है? तो उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। ठीक है, बुद्ध जो है अपने उपदेश में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। बुद्ध जो है पाली भाषा का प्रयोग करते थे और उनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की जो राजधानी श्रावस्ती है वहाँ पे उन्होंने सर्वाधिक अपने उपदेश दिए थे। बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कि मल्ल राज्य में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में हुई थी। तो इस प्रकार बुद्ध जो है 80 वर्ष की आयु में अपने शरीर को त्याग देते हैं और अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, जब उन्होंने गृह त्यागा था तो उनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो कि वैशाली से संबंधित थे। और द्वितीय गुरु जो है रुद्रक रामपुत्र थे, जो कि राजगीर में मिले थे। रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, बौद्ध धर्म के 10 शील यानी आचरण हैं ताकि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनको ये मान सके। तो शील आचरण कौन से हैं जो करने चाहिए? ठीक है, तो वो है कि आपको सत्य बोलना है, दूसरा अहिंसा का पालन करना है और अस्तेय रहना है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और नृत्य गायन का त्याग करना है। ये जो है इनके 10 शीलों में से एक हैं। और असमय भोजन का त्याग करना है। आप समय पे भोजन करें लेकिन असमय पे भोजन ना करें, इस पे बताया गया है। और कोमल शैया का त्याग करना है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना है। ज़्यादा आज के समय जो ब्यूटी पार्लर है इसका त्याग करना है। मद सेवन नहीं करना, यानी शराब का सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म के जो है 10 शील या आचरण हैं। अब उनके जीवन से संबंधित जो प्रतीक हैं, यानी उनके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित कुछ प्रतीक हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उनको देख लेते हैं। तो जो घटना संबंधित प्रतीक हैं, घटना और प्रतीक। तो जब उनका जन्म हुआ था उसका प्रतीक जो है कमल है। जन्म के समय का प्रतीक कमल, यौवन के समय जो है सांड और महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो उसका प्रतीक जो है घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि का जो प्रतीक है वो पीपल यानी बोधि वृक्ष, यानी इसी के नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जैसा कि आपने देखा था। और मृत्यु को जो है इनके बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इसका जो है पद चिन्ह या स्तूप
प्रतीक चिन्ह है। और धर्मचक्र परिवर्तन जब सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है और इसका जो प्रतीक है वो चक्र है। तो इस प्रकार घटना से संबंधित जो प्रतीक है हमने देखा और हमारे एग्ज़ाम से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखकर हमें ये पूरे जो प्रतीक हैं याद करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति के उपरांत जो 2 भागों में विभाजन हुआ उसके बाद, क्योंकि जब बौद्ध संगति हुई थी चौथी, उसके बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया था। तो वो कौन था? एक है हीनयान, ठीक है, और दूसरा है महायान। हीनयान जो है मतलब परिवर्ती विरोधी, मतलब कि परिवर्तन विरोधी, और महायान का मतलब परिवर्तन के समर्थक, ठीक है। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा जो वज्रयान का विकास हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो है त्रिपिटक हैं, सूत्र पिटक पहला, जिसमें जो है बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में हमें प्राप्त होता है? वो है सूत्र पिटक में। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। ये जो है सबसे बृहद पिटक है, इसका संकलन जो है आनंद ने किया था और बुद्ध के जो है आनंद जो है बहुत अच्छे शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट है विनय पिटक, जो संघ के नियमों का संकलन, संघ के नियमों का संकलन किस में है? विनय पिटक में है। और ये जो है सबसे लघुत्तम पिटक है जिसका संकलन जो है उपाली ने किया था और उपाली भी बुद्ध के शिष्य थे। अभिधम पिटक, ये जो है बुद्ध के दार्शनिक विचार जो हैं उनके संकलन इसे पिटक में दिया गया है, अभिधम पिटक। और इस पिटक का संकलन जो है मुगली पित तिस ने की थी, इसके जो है मुगली पुत तिस ने किया था। तो इस प्रकार जो है हमने बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक को देखा। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की जो 4 सभाएं हुई हैं उनके बारे में। तो बौद्ध धर्म में जो 4 सभाएं हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ है वो 483 ईसा पूर्व में हुई है, जो कि राजगिर यानी वर्तमान में राजगीर में हुई है। और उस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो महाकश्यप, ठीक है। अजातशत्रु शासक और महाकश्यप जो है इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष बने। और सूत्र पिटक, विनय पिटक की रचना इस संगति में हुई थी, सूत्र पिटक और विनय पिटक की, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की। तो ये जो है उसी के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली, जो कि बिहार के एक राज्य जिला है वर्तमान में, उस समय कालाशोक के शासनकाल में सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी। और इस बौद्ध संगति में महासंघिक और स्थावीर के रूप में विभाजन हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति बात करें तो 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुई थी अशोक के शासनकाल में। और मुगली तिस जो है उस समय के अध्यक्ष थे। और अभिधम पिटक जो है इसी के संकलन में हुई थी, यानी कि इसी बौद्ध संगति में हुई थी। और अंतिम बौद्ध संगति जो कि ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और उस समय के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। इस बौद्ध संगति में जो है महायान और हीनयान 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन सारे चर्चाओं के बाद कि बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है। तो बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो है निर्वाण प्राप्त करना, यानी निर्वाण प्राप्ति बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जो कथाएं कही जाती हैं उसको जो है जातक कथा जो है उसमें मिलती है। बुद्ध की पुनर्जन्म की जातक कथा है उसमें जातक कथा में मिलती है। अब चैत्य जो है बौद्ध धर्म का पूजा ग्रह है। चैत्य स्तूप जो है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है स्तूप। और बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल हुआ करता था बिहार,
तो 12वीं शताब्दी में देखा होगा कि बिहार जो है बौद्ध का एक अच्छा खासा क्षेत्र था। तो वहाँ बिहार जो बौद्ध लोग हैं निवास करते थे, इसीलिए समय काल के साथ उस क्षेत्र को जो है बिहार से बिहार नाम प्रचलित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म को हमने देखा। अब हम आइए बढ़ते हैं अपने उस क्रम में जैन धर्म की ओर। जैन धर्म की ओर बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वो थे ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, और वो जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं, और उन्हें जो है आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है, आदिनाथ और वृषभनाथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, और 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, और उनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है सम्मेद पर्वत पर हुई थी, और उन्हें 4 महाव्रत की शिक्षा दी। 4 महाव्रत की शिक्षा क्या थी? वो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये चारों जो है बौद्ध धर्म में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। ठीक है, अब इस क्रम में हम आते हैं जैन तीर्थंकर के 24वें तीर्थंकर, जो कि महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर के रूप में माना जाता है, और इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और कुछ बुक में जो है 499 ईसा पूर्व भी माना जाता है, जो कि कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली, और वैशाली कहाँ है? बिहार राज्य में है। ठीक है, जो कि पटना का सीमा जिला है। उनके पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, और उनकी माता का नाम त्रिशाला, उनकी पत्नी जो थी यशोदा, और उनके जो पुत्र थे यानी पुत्री थी वो प्रियदर्शनी या अनुज्जा था। उनके जो दामाद थे, दामाद जो हैं जमाली थे। उनके दामाद का नाम जो है जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या यानी कि 42 वर्ष की आयु में कैवल्य को प्राप्त हुए। यानी जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ठीक है, अजरिम्बिक गांव में ऋजुपालिका नदी के पास जो है साल वृक्ष के नीचे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में भी 3 त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न कौन है? सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इस प्रकार जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत बताए गए हैं। ठीक है, 4 को तो हमने देखा था जो 30वें तीर्थंकर थे। अब हम बात करते हैं जो 24वें तीर्थंकर महावीर थे, उन्होंने एक नया जोड़ा था, वो है ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में करना। और 4 जो हमने देखा वो क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, तो इन चारों को हम लोगों ने देखा। सत्य मतलब क्या? झूठ नहीं बोलना, अहिंसा हिंसा नहीं करना, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना। तो इस प्रकार जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। ठीक है, 5 महाव्रत में जो है महावीर को जो है हमने बताया कि ब्रह्मचर्य को उन्होंने जोड़ा। ठीक है, जैन धर्म की चर्चा के साथ जो है अनेकतावाद, स्यादवाद और सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जो है जैन धर्म से ही माना जाता है। और ये जो है महावीर स्वामी ने जो है अपना पहला उपदेश जो है उन्होंने राजगीर में दिया था। और अब हम बात करते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के प्रतीक देखे थे बुद्ध से संबंधित, अब हम बात करते हैं तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका प्रतीक चिन्ह था बैल यानी वृषभ। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे, उनका जो प्रतीक है हाथी है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो कि उनका
प्रतीक है सर्प, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो कि उनका प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। तो इस प्रकार जो है हमने जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्हों को देखा। अब हम कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं कि जो महावीर स्वामी के अतिरिक्त जो है 12वें तीर्थंकर जो हैं, वासुपूज्य का जन्म जो भी है उनका भी जन्म जो है बिहार में हुआ है। तो इस प्रकार हम बिहार से संबंधित जो मेन पॉइंट है उसको हम देख ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्रम में जो है हम जय तीर्थंकर से संबंधित जो 2 संगीतियाँ हुई हैं उनको भी हम देख लेते हैं। और वो जो 2 संगीतियाँ कौन सी हैं? पहला 310 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक है, इस जैन संगति की जो विशेषता है वो है दिगंबर श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया इसमें। ठीक है, द्वितीय जैन संगति जो है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ, जो कि देवर्षि क्षमाश्रमण के अध्यक्षता में हुई और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इस जैन संगति में हुई। महावीर स्वामी जो थे उनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। और जैन धर्म के जो प्रथम विभाजन है, प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया था। ठीक है, इस क्रम में जो 2 दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान करते थे। इसमें जो है परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे, यानी कि ये पूर्ण नग्नता और कठोरता से जैन धर्म का पालन करते थे। ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करने वाले दिगंबर लोग थे। ठीक है, अब बात करते हैं श्वेतांबर की। तो श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाते थे। ये जो है श्वेत वस्त्र को धारण करने की परंपरा इनमें थी और दिगंबर की तुलना में ये कम कठोर थे और ये जो है समय के साथ परिवर्तन को जो है स्वीकार करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से और डिटेल में हमने देख लिया बिहार के संबंध में। हालांकि कुछ पॉइंट और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इस वीडियो लेक्चर में बिहार के तथ्य को देखना है तो हम बिहार पे फोकस करते हैं। ठीक है, और इस बुक में जो है बिहार से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। अब हम बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, और इसमें पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण था और बृहदत्त का सेनापति था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि ली और उसने यमनों के आक्रमण को विफल किया। ये आपको ध्यान देना है। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ को करवाया और उसका जो पुरोहित था वो पतंजलि था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी में जो है राजा बनता है और कालिदास के नाटक जो है मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन जो है हमें प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है, कालिदास का नाटक क्या है? मालविका अग्निमित्रम। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो देवभूति हुआ है। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। ठीक है, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि कण्व वंश की चर्चा करते हैं। तो कण्व वंश की स्थापना जो है वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। वसुमित्र जो है शुंगों के अमात्य थे, यानी कि मंत्री थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक वंश खत्म होने के पीछे उस वंश के जो कर्मचारी हैं वही लोग अपने राजाओं को की हत्या करके नए वंश की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, तो कण्व वंश में भी ब्राह्मण वंश था।
इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो सुशर्मा था और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक जो है ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत कर दिया। तो वही है, हर वंश का किसी न किसी रूप में हत्या हो रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है कुषाण वंश। कुषाण वंश जो है भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे और विदेशियों के आने के क्रम में जो है हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, ये इनका क्रम है जो विदेश से आए हुए थे। कुषाण जो है चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित है, चीन के यूची या तोखरी जाति से। ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? वो है कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो है कनिष्क है। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो है वो कनिष्क है। ठीक है। कुषाण वंश की राजधानी जो है पुरुषपुर यानी पेशावर एवं मथुरा इसकी राजधानी है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय जो है गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ, ये हमें याद रखना है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधार एवं मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में होता है, तो वो हमें आंसर याद रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में होता है। ठीक है। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है कुंडलवन कश्मीर में करवाया था, आपने देखा था इससे पहले भी। और कनिष्क जो है 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर जो है शक संवत का चलन चलवाया और कनिष्क जो है सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। कनिष्क के समय जो है सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। इस प्रकार हम अभी तक जो है कुषाण वंश को हमने देखा और बहुत ही कम टाइम में हम पूरे प्राचीन इतिहास को बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं और वीडियो में आप पूरे प्राचीन इतिहास को देख सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही संक्षिप्त में टू द पॉइंट टू द एग्ज़ाम के ध्येय वाक्य के साथ, जो कि हमारे चैनल का भी एक मोटो या ध्येय वाक्य है। ठीक है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश। गुप्त वंश का स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। करीब 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के मध्य इसका शासनकाल रहा। ठीक है। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त है, उसका शासनकाल 280 से 320 की बीच रही और वो प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण किया था वो ही घटोत्कच गुप्त है। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 320 से 335 तक शासन किया और ये जो है गुप्त साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने जो है 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया। गुप्त संवत का प्रचलन किया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवियों की जो राजकुमारी है कुमार देवी, उससे विवाह किया। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम वो प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि को जो है धारण किया था। समुद्रगुप्त उसके बाद नेक्स्ट शासक आता है जो कि 335 से 375 के सीमा के भीतर वो शासन करता है। ठीक है। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया और समुद्रगुप्त ने परक्रमांक अप्रदित रथ आदि का जो है उपाधि धारण करता है। ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा भी हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति से हमें मिलती है और उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। ये भी हमें
समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को है कविराज भी कहा जाता है। उसने जो है सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसे जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और उसके दरबारी कवि का नाम जो था हरिसेन है। समुद्र के दरबारी कवि का नाम हरिसेन है। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो है समुद्रगुप्त से संबंधित हम महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ रहे हैं। और समुद्रगुप्त जो है वैष्णव धर्म को मानता था और समुद्रगुप्त जो है वैष्णव धर्म को मानता था, इसीलिए उसने अश्वमेध यज्ञ को करवाया था। समुद्रगुप्त के बाद जो है 375 ईस्वी में रामगुप्त जो है राजा बनता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, सही बात है। अगर आप योग्य नहीं है तो आपका पतन या आपका दमन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्रम में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 375 ईस्वी में शासक बनता है और वो शकों को जो पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज या देवश्री आदि की भी उपाधि को धारण किया और वो जो है ध्रुव देवी और कुबेर नाग से विवाह किया। ध्रुव देवी और कुबेर नाग से विवाह करता है और कुबेर नाग से उत्पन्न जो पुत्री थी भगवती गुप्त, उसका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ संपन्न होता है। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन करती है और उस दौरान जो है प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो हमारे देश में महिला शासिका भी हुई हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि किसी के संरक्षण में या स्वयं तो अल्पवयस्क बालक के संरक्षिका के रूप में उन्होंने शासन किया और काठियावाड़ और गुजरात जैसे महान साम्राज्य को उसने अपने पिता की मदद से जीता। ठीक है, चीनी यात्री जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त के समय भारत आया और फाहियान जो है भारत में 14 वर्षों तक निवास किया, 399 से 414 ईस्वी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में जो है चंद नाम से संबोधित किया गया है और मेहरौली लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वरामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पण, छपड़क और भरूची। ये जो है 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट शासक की बात करेंगे वो है कुमारगुप्त प्रथम, जो कि 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। इसने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र जो था कुमारगुप्त प्रथम 415 में शासक बनता है और नालंदा विश्वविद्यालय की जो है ये जो है स्थापना करता है कुमारगुप्त। और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो जाता है। बाद में बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र ये बन जाता है। ठीक है, इस क्रम में जो अगला नेक्स्ट शासक है वो है स्कंदगुप्त, जो कि 455 से 467 ईस्वी में शासक रहता है और इसे जो है मध्य एशिया के बर्बर जाति हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ और स्कंदगुप्त जो है हुड़ों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ देता है। इसका वर्णन जो है जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होता है और अभिलेख में हुड़ों को मल्लेच्छ कहा गया है। ये बातें हैं हमें ध्यान देनी है, हुड़ों को मल्लेच्छ कहा गया है। तो इस प्रकार स्कंदगुप्त अपने शासनकाल में जो है एक सुदर्शन झील का भी पुनरुद्धार करता है और वो जो है सक्रादित्य की उपाधि को धारण करता है।
चक्रादित्य की उपाधि को धारण करता है। और इस गुप्त वंश का जो अंतिम शासक होता है वो विष्णुगुप्त होता है, और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का जो है अब अंत हो जाता है। इतिहासकार जो B.A. स्मिथ हैं, उन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को जो है स्वर्ग युग कहा है। किसने कहा है? B.A. स्मिथ ने। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, आइए देखते हैं अब पाल वंश की ओर। पाल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखते हैं। पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इन्होंने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में स्थित है की निर्माण करवाया था। इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक हुए वो जो है वो धर्मपाल थे। इन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थापना करवाई थी, और इन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। अब हम बात करते हैं सोमपुर महाविहार की, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में बांग्लादेश में है, और इसका निर्माण भी जो है धर्मपाल ने ही करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है। तो इसमें जो है धर्मपाल जी ने प्रतिहार शासक जो थे वत्सराज, उनको जो है पराजित किया था, और बाद में जो है धर्मराज ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्स, तो जो शासक ध्रुव और प्रतिहार है राजा शासक वत्स को पराजित किया, और उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। धर्मपाल जो कि उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया है, और धर्मपाल के जो पुत्र हैं देवपाल, जो देवपाल है, उन्होंने 810 ईस्वी में शासक बने, और देवपाल ने मुंगेर को जो है अपनी राजधानी बनाया। मुंगेर को देवपाल ने जावा यानी इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव जो है दान में दिए थे देवपाल ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसको दिए थे? शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को, जो कि जावा इंडोनेशिया के शासक थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं देवपाल के बाद जो कि विग्रहपाल, महीपाल और रामपाल जो है इस क्रम में शासक बने, और पाल कालीन जो है काशी की मूर्तियों अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमर और विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। धीमर और विठपाल, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पाल वंश से संबंधित जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखा। अब हम आइए बात करते हैं जो प्राचीन बिहार के जो इतिहास से संबंधित जो वंश हैं और उनकी जो शासक और राजधानियां हैं उनको हम एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए ये है वंश और उनकी राजधानियाँ। तो बृहदत्त की जो थे उनकी राजधानी क्या थी, यानी कि बृहदत्त वंश की राजधानी गिरिव्रज थी या कि राजगीर, और बिंबिसार जो कि गिरिव्रज और राजगीर उसकी राजधानी थी। उदयन उसने जो है पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया था, और शिशुनाग जो है वैशाली को, कालाशोक के शासन में जो है पाटलिपुत्र राजधानी था। देख लीजिए कालाशोक और नंदवंश और मौर्य वंश, इन तीनों की जो राजधानियां हैं वो पाटलिपुत्र में हुआ करती थी, ठीक है। कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का जो राजधानी है वो मथुरा और पुरुषपुर में था। गुप्त वंश पाटलिपुत्र और पाल वंश का जो राजधानी है वो मुंगेर है, ठीक है। अब हम प्राचीन बिहार से संबंधित जो प्रमुख साहित्य हुए हैं उनसे हम देख लेते हैं और उनकी विशेषताओं को हम समझ लेते हैं, क्योंकि साहित्य से संबंधित हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो अर्थशास्त्र है उसके लेखक कौटिल्य हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है जो कि राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अश्वघोष हैं। अश्वघोष की जो प्रसिद्ध पुस्तक है बुद्धचरित है, और बुद्धचरित जो है बौद्ध धर्म के महाकाव्य उसमें संग्रहित हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रज्ञा परमिता की, जो कि नागार्जुन द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक में जो है शून्यवाद का सिद्धांत जो है परिलक्षित होता है। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो हेनसांग ने CU की नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि भारत के जो अपने यात्रा विवरण है उसको उन्होंने उसमें दर्शाया हुआ है और इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। ठीक है। अब बात करते हैं मेगास्थनीज की। इसने जो कि यह इंडिका आपने देखा था, जो कि ये मौर्य साम्राज्य के शासन व्यवस्था का विवरण बताते हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है नागसेन द्वारा लिखा गया पुस्तक मिलिंद पन्हो, जो कि बैक्ट्रियल शासक मिनांडर और नागसेन के जो वार्तालाप है उनके संग्रह को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ललित विस्तार। इसके जो पुस्तक के लेखक हैं उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, बाकी इस पुस्तक में बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है और महावंश और जातक कथाएं ये दोनों भी जो है बुद्ध से संबंधित हैं और महावंश में श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है और जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ जो है दी गई हैं। तो इन सब साहित्यों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा बिहार से संबंधित जो प्राचीन इतिहास से संबंधित जो सारे पॉइंट थे उसको हमने देख लिया, चाहे वो पाषाण काल हो, मध्यकाल हो, नवपाषाण काल हो, मध्य या ताम्र पाषाण काल हो, वैदिक काल, गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, ये सभी वंश को जो है हमने देख लिया है और बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित और उसकी रचनाएं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विश्वविद्यालय बिहार से संबंधित जो हमें औजार मिले हैं, समुद्रगुप्त, ये सब चीज़ें जितने भी प्राचीन काल से संबंधित जो है हमने पूरे अच्छे से इस वीडियो लेक्चर में देखा और 1.25 घंटे के इस लेक्चर में हमने वो सभी चीज़ों को कवर कर दिया जो प्राचीन इतिहास से संबंधित जो हमारे बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं और जो कि इस पुस्तक में प्रकाशित किए गए हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया और फैक्ट को याद करने में आपको मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो आप अपने इस वीडियो के साथ बने रहें। आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई सुधार करने योग्य बातें हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसको अपनी क्षमता अनुसार उसमें बदलाव करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो जो है पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है मध्यकाल की ओर बढ़ेंगे, ताकि हमें जो इस लेक्चर में हमने जो सीखा है, इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, उसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्व करने के माध्यम से खुद के ज्ञान को एक मूल्यांकन करेंगे, ताकि जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है उसका हमारा एक मूल्यांकन हो सके। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि हमने पूरे अच्छे से इसको बता दिया है और इससे पहले का वीडियो भी आप देख लीजिए, जो कि बिहार से संबंधित जो बिहार एक परिचय के रूप में है, जैसे राजकीय चिन्ह और बिहार की अवस्थिति, विधायिका से संबंधित, प्रशासनिक से संबंधित जो भी बिहार के जो दिवस हैं, जो कि बिहार के मैप से थोड़ा बहुत जानकारियाँ हमने वो सभी जो है इससे पहले की वीडियो में दर्शाया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर देखें और इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे हैं नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पुराने भी हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है। मैं आपसे ही हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और नेक्स्ट वीडियो बनाते समय मुझे एक उत्साह होगी कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो ये लेक्चर है आपको पसंद आ रहा है और मैं अति उत्साहित होकर और अच्छे से पढ़ाने की या बताने का कोशिश करूँगा। मैं तो टीचर हूँ नहीं, बस आप ही की तरह एक सामान्य तैयारी करने वाला एक बच्चा हूँ।
जो आप ही के रेस में मैं भी चल रहा हूँ, तो मैं सोचा कि मेरे तैयारी में आपकी भी तैयारी हो, इस उद्देश्य के साथ और टू द पॉइंट टू द एग्ज़ाम के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए अपने इस चैनल का निर्माण किया है। और आपके सहयोग और आपके प्रेम भाव से हम आगे बढ़ेंगे और हम सभी एक दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही प्रवचन करता हूँ बंद। अब एक आपके लिए एक काम यही है कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।